नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ऐसे शख्स से मिले हैं और ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से के ऊपर चर्चा करेंगे। जो कि आज मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार युवाओं जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा चेहरा है जो सुमेर सिंह बड़ोले। तो हम उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम कोशिश करेंगे जानने की कि उनके पीछे जो संघर्ष है उनका और जो आज इस मूवमेंट को लेकर जो चल रहे हैं, तो उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन में क्या ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से सकारात्मक समाज में बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुमेर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। तो हमारा सबसे पहला सवाल सुमेर जी से रहेगा कि क्या बचपन से वो इतने शुरू से ही, बचपन के शुरुआती दिनों से ही वो इतने समझदार रहे हैं, या फिर हर चीज़ों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे, या फिर समय के साथ में उनमें परिवर्तन आया? बचपन से किस स्वभाव के थे? बचपन में आप पढ़ाई लिखाई के मामले में कैसे थे? हम बचपन से तो काफ़ी नटखट कह सकते हैं, नटखट रहे हैं हम। अच्छा। और पहली बात तो आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल कर और बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने वाले ऐसे युवाओं का जो आप इंटरव्यू करते हैं, मैंने कहीं इंटरव्यू आप लोग देखा, और हमेशा समय रहते आप बेरोजगार युवाओं की बात रखते हैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मेरे बचपन की, तो बचपन में काफ़ी शरारती रहते थे, और फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें सबसे पहले मेरी शुरुआती शिक्षा जो है मेरे गांव से हुई है 5वीं तक। अच्छा। उसके बाद 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हमारे गांव से कल्याणपुरा आता है। अच्छा। तो 6ठी से 8वीं तक हमने वहाँ पढ़ाई करी। अच्छा। इसके बाद उत्कृष्ट में गए हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा हम कमज़ोर थे, मतलब कमज़ोर कह सकते हम, कुछ अंग्रेजी आती नहीं थी क्योंकि अच्छा। सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो उत्कृष्ट में हम क्रमांक 1 में पढ़ाई करें। फिर वहाँ से गणित और अंग्रेजी में कमज़ोर होने के कारण सप्लीमेंट्री आई थी। तो वहाँ से फिर हम क्रमांक 2 में गए थे, और क्रमांक 2 से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ से एक्चुअल जो ज़िंदगी का कैसा रहता है, वहाँ से हमने बहुत कुछ जाना है। NSS के माध्यम से हमने बहुत सक्रिय वहाँ पे रहे हैं, तो ऐसा रहा हमारा। उसके बाद फिर हम क्रमांक 2 में आए, एग्रीकल्चर से किया 12वीं। और आपने कॉलेज कहाँ से किया, और उसके बाद में अभी फिर वर्तमान में आप क्या कर रहे हो एजुकेशन में, या फिर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है? मेरा एग्रीकल्चर 11वीं मेरा एग्रीकलचर से किया है। अच्छा। उसके बाद BSc मैंने सॉइल कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट से किया है। अच्छा। फिर MA मैंने समाजशास्त्र से किया है। अच्छा। फिर लॉ मैंने किया है सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से। अच्छा। यही मेरा एजुकेशन है। अच्छा, तो मतलब अभी फ़िलहाल में आपका लॉ चल रहा है। तो आप जो आज जो बेरोजगारों का जो मूवमेंट खड़ा है, और आज जो प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, जो बेरोजगार युवा आज कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई होटल में बर्तन मांज रहा है, बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है आज का युवा, क्योंकि नौकरियां है नहीं, सरकार वैकेंसियां दे नहीं रही। वैकेंसियां देती है तो अभी पिछले 2-2.5 सालों में कोरोना के आड़ में और भर्तियां रद्द कर देते, आगे बढ़ा देते, तो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है अंधकार में। तो आपको इस मूवमेंट में आपने जो आज के समय में जो सहभागिता निभाई है, और इस मूवमेंट को आपने जो खड़ा किया है, उसमें क्या आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, मैं बहुत मिडिल क्लास से व्यक्ति हूँ। मेरा पिताजी खेती किसानी करते हैं। अच्छा। बहुत कम ज़मीन है हमारी, और उससे हमारा जीवन यापन होता है हमारा। अच्छा। तो हमेशा एक मन में वो था कि यार कुछ लोगों के लिए किया जाए। अच्छा। मेरा शुरू से सपना रहा है कि शुरू से यही सपना था कि लोगों के लिए कुछ किया जाए। अच्छा। देखो, हर इंसान इस दुनिया में जितना है अपने बीवी बच्चे के लिए करता है, जिंदगी भर वो अपने बीवी बच्चे के लिए कमाता है। अच्छा। और कमा के और वो बस वैसे ही मतलब मर जाता है वो। हाँ। लेकिन मुझे ऐसे साधारण जीवन नहीं जीना था, मुझे चाहिए था कि मैं कुछ लोगों के लिए कुछ करूं। अच्छा। आपको मालूम होगा, मैंने 6 साल गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूं मैं। हाँ। सरकारी नौकरी में था मैं। उस दरमियान में मैंने कई सामाजिक काम भी किया। हमारे जो रोजगार सहायक संगठन में प्रदेश महामंत्री के पद पर मैं कार्यरत रहा मैं। अच्छा। और संगठन बहुत उपलब्धियां, रोजगार सहायक संगठन में रहते हुए हमने बहुत उपलब्धियां हासिल करी। हमारी सैलरी उस समय 3200 थी। 3200 से लगाकर हमने 4500, फिर 6000, फिर 9000 सैलरी तक हमने हमारी करी। अच्छा। और एक नए पायदान पर उस संगठन को हम लेके गए। तो आपने जैसे आप रोजगार सहायक के एक पद पर थे, जिसमें आप मतलब आपकी एक नौकरी थी, और आप नौकरी छोड़ के आज के समय में आप वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? मैं बस सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्य का। जहाँ वो कहते हैं जहाँ अन्याय होता है वहाँ
हम खड़े हो जाते हैं सबसे पहले। जैसे आपने नर्सिंग वाला मामला देखा होगा कि बच्चों से बहुत ज़्यादा फीसें वसूलते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे बच्चों से एडमिशन करवा कर उनसे स्कॉलर भी पूरी ले लेते हैं, और उसके बाद स्कॉलर लेने के बाद में आवास भी ले लेते हैं। अच्छा। उसके बाद एक्स्ट्रा पेमेंट भी भरवा लेते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ में ये करते, तो शिक्षा को एक निजीकरण का नुकसान सबसे बेचा जा रहा है। अच्छा। मन माफिक दामों पर कि चलो तुमको इतना है, तुमसे इतना पैसा तुम दो, हम इतना पैसा हमको दो, तुमको हम ये शिक्षा देंगे। अच्छा। तो ये जो चीज गरीब वर्ग का तबका जो है, गरीब तबका पढ़ेगा कैसे? अच्छा। आज जैसे नर्सिंग वाले मामले में आप देखें, प्राइवेट कॉलेजों में भी वही बच्चा पढ़ पाता जिसका पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है या फिर जिनके पास खेती बाड़ी अच्छा, गरीब मजदूर का बच्चा कहाँ जाएगा? सही है। तो ये जो इसका चीज का हमें हमेशा विरोध करते हैं, निजीकरण का हम हमेशा विरोध करते हैं। और सुमेर जी, जैसे कि आप जिस समाज से आते हो, आदिवासी यानी ST कैटेगरी से आप आते हो, और जो बड़वानी जो जिला है वो आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो आप आदिवासियों की समस्या किस नज़रिए से देखते हो? उनमें क्या कौन सी चीज़ की कमी है, या फिर उनके पास कौन सी, जैसे तो अभी तक जो आज़ादी कितने दशकों बाद भी अभी तक आदिवासी हाशिए पे, उसके कौन लोग जिम्मेदार है, क्या कारण है, और उसके समाधान के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? कौन समस्या आपको मूल रूप से दिखाई देती है जो आदिवासी समाज में आज भी है और समाज जूझ रहा है उन चीज़ों से? देखो, देश आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारा समाज आज भी अच्छा। जो चीज़ें उनको मिलना चाहिए, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, वो सुविधा नहीं मिली है। अच्छा। आज आप देखेंगे बड़वानी जिले से, ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, लाखों घर खाली मिलेंगे आपको। अच्छा। आप यहाँ से जाएंगे, जैसे बड़वानी की बात करेंगे तो सिलावत बेल्ट जितना है यहाँ से, हाँ। पूरा सिलावत बेल्ट तो आपको यहाँ पे खाली मिलेगा। अच्छा। आप पार्टी क्षेत्र में जाएंगे, हाँ। बोकराटा साइड जाएंगे तो उधर से जितने पूरे गांव के गांव क्षेत्र ऐसा मिलेगा आपको कि घर खाली है। अच्छा। पलायन करे हुए लोग। हाँ, हाँ। देश आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पे भाजपा ने 15 साल ज़्यादा राज किया है, लेकिन उन लोगों को ना रोजगार दे पाई है, ना स्वास्थ्य दे पाई है, ना शिक्षा दे पाई। आज भी हमारे बच्चों को आप देखेंगे, अभी यहाँ पे जो बच्चे भेड़ बकरे चरा रहे थे उनसे हम मिले थे। हाँ। बात कर रहे थे, उनको पूछा कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? उन्होंने सीधा बताया कि हमारे पास सर ही नहीं आते हैं। अच्छा। तो ये स्थिति है। यहाँ पर आपको अधिकतर स्कूलों में मिलेगा, आप यहाँ पर कोई भी आके बोल दे कि उस स्कूल में टीचर मिल जाएगा, वहाँ पे रेगुलर टीचर ही नहीं है। अच्छा। मतलब अधिकतर स्कूल हम जाते हैं, हम साथ घूमते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ अतिथि शिक्षक मिलता है। बेचारा कोई गांव का जो पढ़ा लिखा एक बेरोजगार युवा है, अच्छा। वो पूरी स्कूल को संभाल रहा है, वहाँ पे रेगुलर टीचर ही नहीं है। अच्छा। और ये कोई 10-15 स्कूलों में हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इंटर में, ऐसा नहीं है। मतलब अधिकतर स्कूलों में नहीं है। मतलब हजारों पद मध्य प्रदेश में शिक्षकों खाली है। तो हम यही तो मांग करते हैं, आप भर्तियाँ निकालिए। हम अच्छा। भर्तियाँ निकाले, लेकिन सरकार दिखावे के तो बहुत करते हैं। जैसे मामा ने बोला कि मैं 4000 भर्तियां निकालूंगा, 4000 भर्तियां में लाखों पद जैसे इसमें खाली है। फॉरेस्ट विभाग में खाली है, पुलिस भर्ती में खाली है, शिक्षा विभाग में खाली है, लेकिन बस 4000 पद। अब 4000 पद में जो और मैं तो ये कहता हूँ 4000 पद जो बनने वाले बच्चे जो है, जो तैयारी कर रहे हैं और कांस्टेबल जो बन रहे हैं, वो बच्चे PSC लेवल के बच्चे हैं। उन्होंने जो पढ़ाई करी ना 18-18 घंटे, मुझे इंदौर जाता हूँ, मिलता हूँ, बड़वानी में जो बच्चों से मिलता हूँ, तो 18-18 घंटे पढ़ते हैं। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो मतलब 8-8 गेट का दरवाजा नहीं खोलते हैं वो। तो उनके लिए कम से कम ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, मुझे इन लोग लिए करना चाहिए। मुझे इसलिए करना चाहिए कि मुझे वो चीज़ का ज्ञान है। अगर मैं अगर सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ उनके लिए, और नहीं करूँगा तो ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे आदिवासी होने पर और मेरे अपने इंसान होने पर मुझे दुख होगा। और अपने जो बड़वानी जिला है, वो बड़वानी जिले के कई ऐसे, जैसे हम पहाड़ी के बीच में आज आए हैं, और पहाड़ी में से कई दूरस्थ ऐसे अंचल गांव बसे हुए हैं जहाँ पे आज भी सड़कें नहीं बनी है। आज भी आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं, अगर किसी मरीज को या महिला को डिलीवरी के लिए लाते हैं तो कई किलोमीटर उनको या तो खटिया पे बांध के लाना पड़ता है या फिर लकड़ी के उस सहारे, कुछ भी, मतलब उनको कई किलोमीटर से जाना। तो उनकी उस स्थिति से कैसे निकलेंगे? क्या उस पर इतना समाज इतना पीछे और पिछड़ा हुआ है? आज़ादी कितने दशकों बाद भी जब हम एरोप्लेन से उड़ने की बात करते हैं, हवाई बातें करते हैं, और आज आदिवासी समाज किसी स्थिति की वो खटिया पे मरीज को लेके जाना पड़ता है कई किलोमीटर। ये घटना है चार्ली फेटा की घटना है, जहाँ के बहुत इंटर में गांव है हमारे यहाँ। ये बड़वानी जिले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं वहाँ पर तिल्ली खेत, चार्ली फेटा, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था। जहाँ पर दोनों एक गर्भवती महिला को इधर साइड उधर साइड बांध के एक
पुलिया पार करवा रहे हैं। हमने वहाँ पे वीडियो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, तार से पुलिया पार कर रहे हैं। अच्छा। तो आपको पता, जब हम हमारे नॉलेज में आया था और हम लोगों ने वहाँ कलेक्टर साहब के वहाँ पे गए थे, कलेक्टर साहब से मिले थे। अब कलेक्टर साहब को और अब क्या बताए, नाम बताएं, कलेक्टर साहब शिवराज सिंह वर्मा जी थे। तो उनको हमने कहा कि साहब हमारे यहाँ पुलिया नहीं है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो कलेक्टर साहब ने स्पष्ट बोल दिया कि तुम्हारे ये काम नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा साहब? तो बोले तुम्हारा एरिया फॉरेस्ट में आता है। अच्छा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, एक हमारा साथी जो था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ये फॉरेस्ट में एरिया आता है तो क्या पूरे मध्य प्रदेश सड़कें जो है फॉरेस्ट में बनी हुई है क्या? सही है। मतलब जो गांव में जो आता है उसी में बने, शहर में उसी में बने क्या? तो सभी तुम्हारा जो डेवलप करना था वो तुमने फॉरेस्ट में कर दिया। आज हमारा डेवलप करने की बात है तो तुम हमारे यहाँ डेवलप करने का बहाना क्या लेते हो तुम कि फॉरेस्ट में आ रहा है, इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये बहानेबाजी जो है सरकार और कोई भी अधिकारी आके बोलता है कोई विकास करना, हमने बोला बोले यहाँ समस्या आ रही है तुम यहाँ पे पुलिया बना दो, तो बोले नहीं यहाँ नहीं बना, फॉरेस्ट वाले रोक करेंगे। भाई फॉरेस्ट वाले क्यों रोक गए? यहाँ पे इतने लोग निवास करते हैं। अच्छा। उनको अगर रोड नहीं मिलेगा, उनको स्कूल नहीं मिलेगी, वहाँ और टीचर नहीं जाते, उनका उसका एक रीजन भी है दीपक जी, मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा रीजन ये है। अच्छा। क्योंकि बहुत इंटर में है, वहाँ पे बाइक नहीं जाती है और वहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है आदिवासियों की, तो उनके लिए फिर देखेगा कौन? तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर मेरा हमेशा कहना पड़ता है हर आदिवासी जो विधायक सांसद बने हुए हैं कि वो लोग अपने उस समाज के लिए बने हैं। उनके पास आदिवासी सर्टिफिकेट था तो बने हैं, संविधान में उनको जो आरक्षण मिला था उसके बलबूते पर बने, लेकिन वो लोग वो वहाँ वो काम करने के बजाय वो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। मतलब हमारे जो आदिवासी की जो अभी तक जो स्थिति, दयनीय स्थिति, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि है जो चुन के जाते समाज के नाम पे, लेकिन समाज को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन हमारे आदिवासियों को आज इतने दशकों बाद भी मूल समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। और सुमेर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में मतलब जो युवा अभी जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी कई बेरोजगार युवा उसमें चुनाव में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। कई युवा अपने मतलब अपने गांव के, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनने के लिए सरपंच में, जनपद प्रतिनिधि में और अन्य जनपद सदस्य में से जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और विशेषकर आप भी 2018 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें आपने भागीदारी की थी। तो क्या युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए और लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए? और वो आपने जब चुनाव लड़ा था तो आप किन चीज़ों को लेकर आप आगे आने का आपने कोशिश की थी कि यार मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं मेरे क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ? किन चीज़ों आपके जो दिमाग में रही थी, क्या आपने सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? और आज युवा जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर आप चुनाव लड़ो तो किस बेस पे और किन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ो? इसके लिए मैंने एक चैनल के माध्यम से भी बताया था कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति में इंटरेस्ट लो या मत लो, राजनीति आप में बराबर इंटरेस्ट लेती है। आप कपड़े क्या पहनेंगे, कितने महंगे कपड़े पहनेंगे, आप कहाँ घूमने जाएंगे, आप किस रोड पे चलोगे, कैसा रोड आपका होगा, क्योंकि रोड कौन बनाता है? नेता, पॉलिटिक्स, सब ये सब होता है, विधानसभा लोकसभा में ये सब पास होता है। आपके यहाँ एक मकान बनाने के लिए आप जैसे प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 मिलते हैं, तो 1,20,000 रुपये में क्या मकान बन जाता है क्या? नहीं बनता है। तो ये सब कौन तय करता है? राजनीति। आप राजनीति में इंटरेस्ट लो या मत लो, राजनीति आप में इंटरेस्ट लेती है। तो मेरा हर युवाओं को कहना ये पड़ता है कि आप राजनीति में इंटरेस्ट लो। आप अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि हर कोई अलग अलग फील्ड का व्यक्ति बनता है। जैसे कोई बोलते हैं ना अपने गाँव में बात करें, अरे ये तो अच्छा बोलता है, वकील बनेगा, अरे ये तो बोलते हैं कि अरे ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, बोले कुछ चीजें सुधारता है, बोले इंजीनियर बनेगा। तो नेता का भी एक मटेरियल होता है। तो हमारे आज लाखों अब 4,000 भर्तियां कांस्टेबल की निकली है, जो इसकी अभी एग्जाम हो रही वर्तमान में, उसमें 13 लाख मतलब लगभग युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोचो इस 4,000 के लिए मध्य प्रदेश में 23,008 ग्राम पंचायत है। 23,008 ग्राम पंचायत से लगभग ऊपर अभी जो परिसीमन निरस्त हुआ उससे ऊपर बढ़ गई थी, 12,000 पंचायतें बढ़ गई थी। तो इतनी पंचायत वैकेंसी सरपंच की निकली है। अब सरपंच का ये है, अगर वो 23,000 युवा में से अगर 15,000 युवा बन जाते हैं तो वो युवा पढ़ा लिखा युवा है, उसको संवैधानिक ज्ञान है, उसको अधिकारियों से बात करने की टेक्निक है, उसको गांव में ग्राम सभा में क्या अधिकार है, ग्राम सभा क्या अधिकार है और किस तरह से विकास करना है, उसको सारी चीज़ें का जो ज्ञान है। तो सोचो गांव का कितना विकास होगा अगर वो युवा बनेगा। दूसरा, उसको रोजगार मिलेगा, गाँव का विकास भी होगा, और सबसे बड़ी बात उसकी समाज सेवा जो है, उसका अंदर जज्बा है, समाज सेवा भी उस भली बातें कर पाता है। तो युवाओं को मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, युवाओं को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और आपने जो 2018 का चुनाव लड़ा था
तो वो आपने किस बेस पे लड़ा था, और आपके जो चुनाव में उतरने की आपने क्यों कैसे आपके मन में विचार आया, और आपके क्या उसमें जो आपका जो नतीजा रहा उस कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक रहा, उसके ऊपर कुछ आप देखो, चुनाव में सकारात्मक नकारात्मक चलता रहता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सकारात्मक नजरिया ये था कि हम उन लोगों को चैलेंज कर रहे थे। अच्छा। जो लाखों करोड़ रुपए हैं, जिन लोगों ने ये कहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अच्छा। लेकिन हमने इस बात का चैलेंज किया था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो काबिल है। मतलब गरीब की झोपड़ी से भी राजा बन सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र मतलब जनता जनार्दन जिसको पहुँचाना चाहती है उसको पहुँचा देगी। बिल्कुल, मतलब ये था कि भाई जनता का विश्वास होना चाहिए। और हमारे चुनाव के नतीजे की बात ये है, तो हो सकता है हमने बराबर जनता को विश्वास में नहीं ले पाया, हम हमारा मैसेज नहीं दे पाए जनता के बीच में, तो ये कुछ कमियां रही होगी। लेकिन हमारा एक स्पष्ट संदेश था, हमारा स्पष्ट ये संदेश था कि जैसे एक विधायक जो है, आज हम बोलते कार्य यार ये एक अच्छा है हमारे पहलू, आपको अगर टाइम हो तो मैं एक चीज़ का आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे सर थे, उन्होंने बोला कि बोले सुमेर जी, बोले भाजपा कांग्रेस ये ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी ये है, अगर ये किसी गधे को भी अगर कभी टिकट दे देती है, अच्छा, वो गधा मतलब गधा समझ, प्योर गधा, हाँ। गधे को भी टिकट अगर दे देती है तो चुनाव जीत जाएगा। हमने बोला क्यों यार, गधे को जानवर को टिकट देके तो जानवर कैसे जीत जाएगा? तो उन्होंने बोला क्योंकि गांव वाले ये देख के बोलेंगे हमको गधा हो या कुत्ता हो, अच्छा, उससे मतलब नहीं है, हमको सिंबल दिखता है, हाँ। और हम इसी परिदृश्य से चेंज करने हैं। जिस दिन आप सिंबल देखना बंद कर दोगे, आप इंसान को देखो, आपका विकास वो गधा नहीं करेगा। गधा घास खाएगा तो खाएगा और खा के निकल जाएगा। गधा उसके मालिक की सुनेगा, मालिक उसको बोलेगा कि चलो ये यहाँ से इतना बड़ा ढेर है, इस ढेर को तुमको यहाँ लेके जाना है, वो गधा वहाँ के लेके जाएगा, पीछे लगेगी तो वो गधा अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा, क्योंकि उसका खुद का दिमाग नहीं है वो। तो जिस दिन ये चीज हो गई, और युवाओं में 2023 जब जो विधान जो चुनाव होने वाला था 30 में, और युवाओं में सबसे चीज यही है, अभी जागरूकता हो रही है, युवाओं ने कह दिया स्पष्ट, हम खड़े होंगे, हम तय करेंगे कि अब क्या होगा। अब हम किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, और ये चीज होना चाहिए। मैं किसी पार्टी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने हिसाब से जो भी करना हो कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज को हमें बहुत गंभीर वाली चीज है ये। तो वो गधे वाली जो कहानी है, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यार हमें व्यक्ति को देना चाहिए। आपका विकास वो गधा कुछ नहीं कर, जैसे आप बहुत से बोलते कर यार, अभी जो आपने बीच में देखा होगा बढ़वाने के बाद जिले की लोकसभा हमारे बहुत आदर्श है हमारे समाज के गजन पटेल जी। अब वो व्यक्ति बेरोजगार युवाओं ने जो भोपाल में लाठीचार्ज हुआ था, और बेरोजगार युवाओं को लाठीचार्ज हुआ था, हमने एक जरा सी बात करी, ज्ञापन देने गए, और हमने कुछ बोला था, गुंडे उंडे कुछ बोल दिया था, तो वो हमारे खिलाफ एफआईआर करवाने चले गए। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। एक बेरोजगार युवा, पहली बात तुम लड़ नहीं रहे हैं, दूसरी बात जो लड़ रहे हैं। एक मिनट में आपको थोड़ा रुकना चाहूँगा। वैसे आप काफ़ी जब भी आप भाषण देते हो, कहीं जगह जाते हो, अपनी बात रखते हो, बहुत मर्यादित तरीके से बात रखते हो, लेकिन उस समय जब आपने जब भाजपा और इनको गुंडा का जैसा शब्द से आपने एक सार्वजनिक मंच से बात कही, तो वो उस समय आप मतलब जो आप इतने भावुक हो गए थे और आपने जो शब्द कहा, तो वास्तविकता में मतलब आपको कभी इस तरह के हमने बोलते हुए नहीं देखा। वो इतना मतलब भावुकता वाला पल क्यों था आपके लिए? देखो, मैं भोपाल में था। अच्छा। हमको किस प्रकार अरेस्ट किया, किस प्रकार से मारा गया, हमारे बहनों को मारा गया, हम बहनों को पुलिस अरेस्ट कर रहे हैं, जेंट्स वो भी, अच्छा, है ना, जिधर उधर पकड़ रहे थे, और जैसे जैसे सपाटा, जैसे मुंह पे लगे, सर पे लगे, कहीं पर कोई मतलब सपाटा मार रहे थे। हमारे बेरोजगार युवा जो थे वहाँ पे गए थे, उनको गार्डन में पुलिस वाले पीछे से गाड़ी लेके दौड़ रहे थे, और बेरोजगार युवा भाग रहे थे, इस प्रकार से मारे गए। आप मुझे ये बताओ, बेरोजगार युवा भोपाल क्यों गए थे? रोजगार मांगने गए थे। मध्य प्रदेश में 15 साल से ऊपर हो गए शिवराज मामा को सरकार चलाते हुए, लेकिन यहाँ पर अब अभी 11 साल होने में आ गए, वर्ग 3 की एग्जाम नहीं है, मास्टर की एग्जाम नहीं हुई। तुम सोचो 11 साल में कितने टीचर रिटायर हो गए होंगे, कितने टीचर, अब शिक्षा की व्यवस्था पूरी ठप लगभग हो गई होगी ना, कितने टीचर वर्ग 3 के वो प्रमोशन हो गया, अब वर्ग 2 में चले गए। अब वर्ग 3 में कौन पढ़ाने वाला, स्कूल में कौन होगा, लेकिन इस चीज में कौन बात रखेगा? तो यही कुछ चीजें थी, ऐसी कुछ चीजें थी, और उन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि हम भर्तियां निकालो, आप रोजगार, बेरोजगार को रोजगार दो। आज पूरे भारत में 45 सालों में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है बेरोजगारी की, इस पे बात कौन करेगा? हम इन्हीं सब चीजों को लेके हम गए थे भोपाल में, रोजगार की बात करें। अब हम रोजगार मांगने गए थे, कोई किसी विधायक की कुर्सी तो नहीं मांगने गए थे, शिवराज मामा जी कोई कुर्सी तो नहीं मांगने गए, नहीं भैया हमको तो सीएम की कुर्सी चाहिए, इसलिए तो नहीं गए थे। लेकिन पुलिस हमें मारी क्यों? जिस प्रकार से उन्होंने बर्बरता करी, उसी संबंध में पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे ऑल इंडिया में ज्ञापन दिया गया था। ऑल इंडिया में बेरोजगार यूनियन जो है हमारा पूरे भारत में चलता है, उन्होंने ज्ञापन दिया था। तो उसी संबंध हमने क्या था, अब वो जो
भावुकता एक ऐसी मतलब आ गया था, आंखों में आंसू इस प्रकार से लग रहा था कि मेरे बेरोजगार युवाओं को इतना मारा, मतलब वो किस लिए गए थे। दिन रात पढ़ाई करते, इतनी पढ़ाई करते हैं कि एक खाना वो एक टाइम खाए थे। आज इंदौर जैसे शहर में जाओगे 90% बेरोजगार युवा एक टाइम खाना खा के और दाल बाफले खा के और अब क्या नहीं यार हम नौकरी लग जाएंगे, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और जब रोजगार की बात करते वो लोग इस प्रकार, तो कुछ ऐसा मन में आ गया।